नेक्स्ट स्टेज है स्ट्राइडर, यानी चीख या खर्राटा। सबको आते हैं। इस कंडीशन के अंदर जनरली रेस्पिरेशन ट्रैक्ट के ऊपरी हिस्से के अंदर, जिसमें नोज आ गया, यहाँ पे अगर किसी भी प्रकार की फॉरेन बॉडीज, यानी फॉरेन बॉडीज हम उनको कहते हैं जो हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, जो बाहर से हमारे शरीर के अंदर आ रहा है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आपने अक्सर ऐसे केसेस देखे होंगे हॉस्पिटल में अगर काम करते हैं, जो लोग, स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही, जो लोग सिस्टर्स हैं जो या ब्रदर्स हैं, उन्होंने देखा होगा कि नाक के अंदर कोई मकई का दाना फंसा के आया हुआ है, कोई पेंसिल फंसा के आया हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं ये फॉरेन बॉडीज कहलाती है। मान लीजिए आंख के अंदर कुछ कचरा गिर गया है तो उसे फॉरेन बॉडीज इन आई कहा जाएगा। नाक के अंदर कुछ भी पेंसिल, कुछ गेहूं का दाना, जौ का दाना, बच्चे हैं, छोटे बच्चे ना समझ होते हैं, वो फंसा लेते हैं। ऐसी स्थिति को हम लोग बोलेंगे फॉरेन बॉडीज इन नोज। फॉरेन, FORIGN, फॉरेन बॉडी इन नोज। आंख में होगी तो आई, और कहीं नुकीला कुछ है, कील है, सुई है, कहीं गड़ गया है तो उसको बोलेंगे इन स्किन। पर जहाँ भी जो जगह रहेगी उसका नाम फॉरेन बॉडी इन। तो ये जो है ऐसी स्थिति के अंदर के अगर नाक के अंदर चली जाए या किसी भी प्रकार से डाल दिया जाए तो उसमें वो रेस्पिरेशन ट्रैक्ट जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध होने की वजह से वहाँ से ये चीख टाइप या खराटे जैसी स्ट्राइडर जैसी आवाज़ें जो निकलती है उसे हम स्ट्राइडर कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम वीजिंग की। आपने वीजिंग साउंड सुना होगा, सीटी जैसा वीजिंग, जैसे नाम से ही पता चलता है कि सीटी जैसा साउंड, वीज। वी साउंड जो है वो जनरली अस्थमा और एम्फाइसीमा कंडीशन में होता है। इसके अंदर जो है जब भी आप स्टेथोस्कोप चेस्ट पे लगाएंगे और आप सुनेंगे इन मरीजों को तो आपको सीटी की आवाज़ सुनाई देगी, जैसे मतलब जैसे अंदर से कोई विसल बजा रहा है, सीटी बजा रहा है। ये जनरली ऐसा क्यों होता है? तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स, इसके अंदर आंशिक अवरोध हो जाता है, प्रॉपर वहाँ पे रेस्पिरेशन नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से ये व्हीजिंग का साउंड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर्स के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है ड्यूलिन और ब्यूडिकोट, ब्यूडिसोल, एस्थाइलिन, सल्बेर, लिवोलिन। ये कुछ ऐसे रेस्पूल होते हैं, रेस्पिरेटरी रेस्पूल्स कहलाते हैं, जिससे हम नेबुलाइज करते हैं। उस नेबुलाइज कंडीशन के अंदर जब भी ये वेपर बन करके हमारे सांस नली में जाते हैं तो ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकाई को डायलेट करते हैं। डायलेट करने की वजह से वहाँ पे रेस्पिरेशन इजी होना शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि ऐसी कंडीशन के अंदर ये व्हीजिंग साउंड जो है फिर गायब हो जाता है और मरीज को राहत मिलती है। जिसको व्हीजिंग साउंड प्रेजेंट होगा वो कभी भी प्रॉपर सांस नहीं ले पाएगा, छोटे छोटे सांस लेगा। बात करते हैं साई, नेक्स्ट रेस्पिरेशन कंडीशन की। साई यानी निश्वास। निश्वास, नाम से ही पता चलता है कि ये निश्वास है। यह एक बहुत गहरी सांस लेना जिसके बाद काफी लंबी सांस छोड़ दी जाती है। पहले क्या करता है, एक लंबी सांस लेता है, उसके बाद वो सांस वापस से छोड़ता है। ऐसी कंडीशन भी भावनात्मक आवेगों के अंदर होती है। बार बार जैसे कोई जब कोई रोता है तो उसको हम बार बार रोकते हैं कि नहीं रोना है, ऐसी कंडीशन में वो रोकेगा, पहले लंबी सांस लेगा, फिर लंबी सांस छोड़ेगा, फिर रोएगा, फिर लंबी सांस लेगा, फिर छोड़ेगा। तो इसे हम साई बोलते हैं।
साई बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चाइनी स्ट्रोक, CHYNE, चीनी स्ट्रोक जिसको बोला जाता है, कंडीशन या रेस्पिरेशन। चीनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन, इसके अंदर क्या होता है, इसमें श्वसन जो है लगातार होता है एवं प्रत्येक श्वसन गहरा होता जाता है और वो गहरा श्वसन हर रेस्पिरेशन के अंदर और गहरा होता जाएगा, यानी डीप ब्रीदिंग होते हुए जाएगी। और वो डीप ब्रीदिंग तब तक होगी जब तक वो अपने चरम सीमा तक ना पहुंच जाए। हर किसी की चीज की एक चरम सीमा होती है। ये रेस्पिरेशन इतना डीप होगा, डीप होते होते और डीप, यानी हर रेस्पिरेशन और डीप होते जाएगा। ऐसी सिचुएशन के अंदर वो जब डीप हो गया, चरम सीमा पे पहुंच गया, तो वहां पे एक इंटरवल लेगा, छोटा सा इंटरवल विराम लेगा और फिर से वापस ये सारी प्रोसेस फिर से दोहराई जाएगी। इसी को हम चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्निया, DYSPNOEA। डिस्निया यानी कष्टपूर्ण रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जिसको सांस लेने में दिक्कत होती है उसे हम डिस्निया कहते हैं। सांस लेने में दिक्कत, डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइनोसिस की। साइनोसिस के अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लेक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, जिसके अंदर बच्चों के अंदर अक्सर ज़्यादा होने को मिलता है, या रेस्पिरेटरी कंडीशन जिन पेशेंट के अंदर होती है उनको में ज़्यादा मिलता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारी बॉडी जो है नीले कलर की होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो बॉडी के अंदर नेल जो हैं वो नीले रंग के नजर आएंगे। जनरली ये बच्चों में ज़्यादा होता है। हम उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं साइनोसिस, यानी लेक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। बात करते हैं नेक्स्ट की, इसका पहले लिख देते हैं लेक ऑफ O2 इन टिश्यू। फिर हम बात करेंगे एनोक्सिमिया की। एनोक्सिमिया या हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया क्या होता है? एनोक्सीमिया के अंदर जो है लेक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। पहले हम साइनोसिस की बात किए थे तो वहां पे टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी थी, यहाँ पे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी है। लेक ऑफ O2 इन ब्लड, लेक ऑफ O2 इन ब्लड। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया किसी को फांसी देते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर जो है ऑक्सीजन का पूर्ति नहीं हो पाता है, लंबे समय से दम घुटने की स्थिति आ जाती है। कभी आपने देखा होगा किसी ने गला दबाया हो तो वहां पे अंदर से घुटन होना शुरू हो जाती है। तो वहां पे क्या होता है, कुछ समय तक या लंबे समय तक जो है ऑक्सीजन की वहां सप्लाई नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति के अंदर हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल तो कम हो जाता है और CO2 का लेवल ज़्यादा हो जाता है। वो स्टेज जो है एस्फिक्सिया कहलाती है। यानी जब O2 की लंबे समय तक पूर्ति ना हो पाए उस कंडीशन में दम घुटने लगता है और ऐसी स्थिति जो है हाइपोक्सीमिया एस्फिक्सिया कहलाती है। बात करते हैं अब हमें रेस्पिरेशन जब हम चेक करेंगे मरीज का तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। ऑब्जर्वेशन करेंगे, रेस्पिरेशन रेट चेक करने के समय तो सबसे पहले हमें देखना है रेस्पिरेशन की रेट, श्वसन की दर देखना है, कितना ले रहा है, फास्ट ले रहा है, धीरे ले रहा है। फिर हम बात कर देंगे कि मरीज जो है रेगुलर रेट ले रहा है या उसका लय जो है रिदम
कैसा है, श्वसन की लय या रिदम यानी रेगुलरिटी। रेगुलरिटी मीन्स बीच में रोक रहा है सांस, लगातार ले रहा है, बराबर ले रहा है, फास्ट ले रहा है, स्लो ले रहा है, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फिर श्वसन की सुगमता, उसके बाद में चेस्ट और एब्डोमेन के मसल मूवमेंट पे हमें ध्यान देना है। चेस्ट और एब्डोमेन के मसल मूवमेंट पे भी हमें ध्यान देना है। तो वहीं से तो पता चलेगा हमें कि रेस्पिरेशन रेट कितनी है। सांस लेते वक्त मरीज की स्थिति हमेशा सुपाइन पोजीशन के अंदर रहना चाहिए। सांस लेने के वक्त मरीज की स्थिति हमेशा सुपाइन। ऐसा नहीं है कि बैठा करके सांस ले लिए, रेस्पिरेशन रेट चेक कर लिए, नहीं। आपको पांचवा है सांस लेते समय मरीज की स्थिति, समय मरीज की पोजीशन या स्थिति। तो इस कंडीशन के अंदर सुपाइन पोजीशन होगी। सुपाइन पोजीशन के अंदर ही आपको रेस्पिरेशन रेट चेक करना है। ऐसा नहीं है कि बैठे उसको बैठा दिया तो रेस्पिरेशन रेट चेक कर लिया, या वो लेटरल पोजीशन के अंदर है तो वहाँ आपको रेस्पिरेशन रेट एग्जैक्ट नहीं मिलेगी। सुपाइन पोजीशन ही रखना है। आज की क्लास के अंदर इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और अलग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। केम नर्सिंग क्लासेज जो है आपकी वजह से काफ़ी ग्रोथ किया है और आगे भी करेगा। इसको मेरे चैनल को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, आप कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ और भी इसमें टॉपिक पढ़ना है, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपको वो टॉपिक समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।